मुफ्ती साहब आपसे बात शुरू करूंगा। किसी कप्तान ने ये फैसला नहीं कर दिया कि भाई ये बिल्डिंग पसंद नहीं, इसको गिरा दो। सरकार ने फैसला नहीं किया, हाई कोर्ट का फैसला, जनवरी में सुनवाई हुई, नोटिस गया, जो कानूनी प्रक्रिया सब हुआ है। अचानक तो कोई गया नहीं था वहां, ऐसी स्थिति कर दी लगा कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा हो। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, 100 से ज्यादा हल्द्वानी। और बरेली में मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं ये कर देंगे, हजारों लोगों को सड़क पर उतार रहे हैं। ये चिनगारी का खेल क्यों खेला जा रहा है मुफ्ती साहब? देखिए, हल्द्वानी के अंदर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है जी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मगर मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2566 हेक्टेयर जमीन पर, वन भूमि पर और बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड पर भी उत्तराखंड में लोगों ने कब्जा किया है। उसको छुड़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, वो तो सरकार को व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है। मगर जब अवैध कब्जा हो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे? अवैध कब्जा जिन लोगों ने होने दिया उसका जिम्मेदार कौन है? मस्जिद गिराई गई या मजार इलीगल था, लीगल था, इलीगल था, नोटिस हुआ। मैं कहता हूं कि सरकार को वहां के जिम्मेदारों से, धर्म गुरु से, मौलानाओं से बात करके इसकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अचानक पहुंच गए और नहीं मुफ्ती साहब एक मिनट रुकूंगा। नहीं, ये दो, इस बात से मैं थोड़ा बहुत अदब से ना इत्तफाकी रखूंगा। अव्वल तो ये दुरुस्त हो, अचानक नहीं पहुंचे ना, मौलाना जानते थे। एक मिनट जाइए, जो भी उस मदरसे को चला रहे थे वो मैनेजर और मौलाना सब जानते थे। और दूसरी बात, जब हाई कोर्ट में मस्जिद की कमेटी और मदरसा की कमेटी गई, उनकी बात खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने कहा नहीं अतिक्रमण हटेगा फाइनल, तो उनको समझ नहीं आया था कि हटेगा। फिर भी मूंछों में चमेली का तेल लगा घूम रहे थे, उन्हें कैसे देखेंगे, कैसे हटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी तो तैयारी है, बोतल में डीजल भरेंगे, पेट्रोल भरेंगे और फेंकेंगे। नहीं, ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं सर, आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं भी अपनी बात कह रहा हूं। मगर मेरा मानना था कि कम से कम वहां के जिम्मेदारों से बैठ करके बात करके रास्ता निकालना चाहिए था। मामला अदालत का था, अगर बिल्डोजर चल रहा तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आगे जाना चाहिए। और मगर इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। एक बात। दूसरी चीज क्या है कि सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर कब्जा है। क्या सरकार इतनी ईमानदारी से कब्जा छुड़वाएगी जितनी ईमानदारी से यहाँ पहुंच गई है? एक बात करके खत्म करता हूँ। तौकीर रजा का काम है भड़काना, मगर मैं समझता हूं कि यूपी की सरकार कहां सोई है कि तौकीर रजा भड़का रहे और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हल्द्वानी की जनता से और खास कर से मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि भड़को मत, मामला सब जुडिशियल। आपको लगता है कि हमारे घरों को या हमारी जमीन को, हमारी मस्जिद को, मजार को हटा दिया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मगर कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और अपना नुकसान मत करिए। ठीक, मुफ्ती साहब, हाई कोर्ट के आदेश पर मस्जिद हटाई गई, नमाज घर हटाया गया और वो मदरसा हटाया जा रहा था, ठीक। आपको एतराज है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट से भी बात नहीं, आपका मन भरे इंटरनेशनल कोर्ट जाओ। कि पेट्रोल पंप फेंकोगे? ये नहीं चलेगा ना। 100 पुलिस वाले घायल हुए, 200 से ज्यादा वाहन फूंक दिए। सीरिया बनाना चाहते हैं हल्द्वानी को। हमको कोई चीज शासन की नापसंद होगी तो हम अदालत जाएंगे ना, कि हम अपनी छत पर खड़े होकर पेट्रोल पंप फेंकने लगेंगे? ये स्वीकार नहीं हो सकता ना। मैं साध्वी प्रज्ञा भारती के पास चलूं, मैं इस टेंडेंसी के विरुद्ध हूं। मैं कलकत्ता से एक मौलाना को सुन रहा था, जमात इस्लामी के, वो भाषण झाड़े जा रहे थे। वो कह रहे थे ज्ञान वापी में पूजा तुरंत बंद कर दो। बोले क्यों? बोले नहीं बंद करोगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे। अच्छा, उतर के क्या कर लोगे? फिर क्या करोगे? बोले योगी बंगाल आएंगे तो हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। योगी जी आने, पूजा कौन कैसे बंद हो जाएगी? प्रज्ञा जी, पूजा किसी की कृपा पर तो शुरू नहीं हुई। 31 साल बाद अदालत के आदेश से पूजा शुरू हुई है। कोई माई का लाल पूजा कैसे बंद करा देगा?
बरेली में तकलीफ हो और चाहे कलकत्ता में तकलीफ हो, पूजा कैसे बंद हो जाएगी? देखिए अमिताभ जी, बात ऐसी है जी। कि इनको एक प्रॉब्लम हो रही है और मुझे लगता है कि हमें इनसे सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि देश ने एक ऐतिहासिक पल को विटनेस किया है। राम मंदिर बना है सबकी आंखों के सामने। वो लोग जो विरोध करते थे, जिन लोगों ने ये कहा कि ये काला दिन होगा भारतीय इतिहास में, प्राण प्रतिष्ठा के दिन को, हमारी 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था उससे कनेक्टेड है। अब जब काशी और मथुरा की बात आती है तो देखिए अमिताभ जी, इनको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। इनको ये कहना चाहिए था कि हम बहुसंख्यकों के देश में रहते हैं और ये हम आपको सहर्ष सौंपते हैं। लेकिन सहर्ष सौंपना तो बहुत दूर की बात है, ये अनर्गल बयान दे रहे हैं, समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, राष्ट्र के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत का युवा जाग रहा है, भारत की जनता जाग रही है। अभी देखिए ये जो अभी ये जो हल्द्वानी में हमने घटना देखी है, ये हल्द्वानी की घटना क्या है? यूसीसी बिल पास हुआ अभी विधानसभा के अंदर, और उसका एक रेपरकशन इसे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं शायद इनको पूरी नॉलेज नहीं है। 30th की वीडियो जारी की है डीएम नैनीताल ने, वंदना जी ने, और उन्होंने दिखाया कि 30 तारीख को ड्रोन फुटेज है जिसके अंदर कोई भी पत्थर नहीं रखे हुए हैं छतों के ऊपर, लेकिन अचानक से छतों के ऊपर पत्थर आ जाते हैं। 30 तारीख को लीगल नोटिस दिया जाता है। सरकार इंक्रोचमेंट के एरिया पे ऐसे नहीं चले जाती और मन किया कि चलिए आज इसको हम उखाड़ देते, ऐसा नहीं होता मुफ्ती साहब। यहाँ पर प्रॉपर कार्यवाही होती है। 30 तारीख को लीगल नोटिस दिया गया था, लेकिन उनको पता था कि उन पुलिस आएगी और ये जो इंक्रोचमेंट की जमीन है इस पे बुलडोजर चलाया जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, महिलाओं का सहारा लिया। अमिताभ जी, आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर, आप भी दिखा रहे टीवी 9 के माध्यम से, बार बार महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को आगे कर दिया, उनको ढाल बनाकर। क्या ये ठीक किया इन लोगों ने? क्या ये देश का माहौल खराब करने की चेष्टा नहीं हो रही है? लेकिन फिर भी अभी भी हमारी इनसे अपील है कि आप लोग मुफ्ती है, मौलाना है, आपके शोल्डर्स पर एक ओनस है, एक जिम्मेवारी है हमारे कंधों पर, इसलिए ऐसे अनर्गल बयान ना दीजिए जिससे समाज के अंदर कट्टरता फैलेगी। फिर मत कहिएगा हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्योंकि शुरुआत आपने की है। जी बिल्कुल ठीक बात है प्रज्ञा जी। एक पहले राज भाई जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नारा चलता था, पुराने आदमी है राज शर्मा जी, एक पार्टी की सरकार होती तो नारा चलता था कि खुली दुकान तुम्हारी, बंद दुकान हमारी, और जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। ऐसा नारा तो अब नहीं चल सकता भाई। सरकारी जमीन पर आप बनाते क्यों है मदरसा? और कोर्ट में आपका केस निरस्त हो जाए, प्रशासन नोटिस देके सुनवाई करके, इसमें पब्लिक हियरिंग हुई, फिर नोटिस हुआ, तब हटाने गए तो आप पेट्रोल बम फेंकोगे। खैर राज भाई, पॉलिटिकली आपके लिए मौसम खराब है, कांग्रेस के लिए झटके पे झटके आ रहे हैं, कहीं जोर का झटका धीरे से, कहीं धीरे छोटा सा झटका जोर से, इसी स्थितियां। लेकिन फिर भी एक बड़ा संदर्भ ये खड़ा होता है कि कल भारत की संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर निर्माण, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण और रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है, लोकसभा में भी राज्यसभा में। हम बाकी तो बात आपसे करेंगे, अभी दिमाग में अचानक आ गया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, भारत की सबसे बुजुर्ग पार्टी का रुख क्या रहेगा? देखिए, अभी आपने जब मेरे से इस बात में पूछ रहे हो तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी ना तो मेरे से किसी की बात हुई है जिनसे मेरी बात संपर्क हो पाते, और अगर मिलेगा तो बता देता। आज अभी तक तो कोई ऐसी मेरे पास कोई खबर नहीं क्या रहेगा, लेकिन सकारात्मक रहेगा। क्योंकि राम, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, कोई राम कोई किसी फिर आप कह दूंगा आपके पात्र नानकू के नहीं है, खाली राम मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, और कोई भी यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा। और जो राम के नाम पे विरोध करे, मुझे लगता है कि वो बेकार की बात है। मैं नहीं मानता। सारी पार्टियों का सकारात्मक रहना चाहिए। राम का मंदिर बन गया है, अब वो बन गया है, वहां पे जाइए, पूजा पाठ करिए, जिसका मन नहीं है मत जाइए, लेकिन आपको बुरा देख लो, बुरा कहना नहीं। आपको बुरा लग रहा है तो नहीं, सरकार सुपर डीलक्स बस में फ्री ले जा रही है 11 तारीख को सारे विधायकों को। हाँ। वो ठीक है, सरकार का है, सरकार ले जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, ले जाए, सबको ले जाए वो बस। मगर सरकार, जब सरकार का एक दायित्व तो बढ़ता है कि किसी को प्रोवोक ना करे, ठीक है, जा रही है,
मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी का कोई इसमें नकारात्मक रोल रहेगा। सकारात्मक चीज है, सकारात्मक सोचते हैं हमारे वरिष्ठ नेता, सुलझे हुए नेता हैं, उसमें कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो हो रहा है बस अच्छा, और सब राम का मंदिर बनने से सब बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल खुश हैं। जी। राज शर्मा जी, ये जो हल्द्वानी से लेके बरेली तक एक डिजाइन दिख रही है जिसके छींटे कलकत्ता तक जा रहे हैं, क्या कि ज्ञान वापी में पूजा बंद करो नहीं तो हम सड़क पे उतरेंगे। तौकीर रजा से लेके कलकत्ता वाले मौलाना तक कह रहे भाई ज्ञान वापी में पूजा उनके कहने से शुरू हुई है, उनकी कृपा से। ये कौन लोग हैं जो उत्पात फैलाना चाहते हैं देश में? ज्ञान वापी पे पूजा कौन माई का लाल बंद करा देगा? रूल ऑफ लॉ है, कम संविधान का शासन है, कानून का शासन है भाई साहब। जमायत इस्लामी का शासन है क्या राज शर्मा जी? नहीं, कोई नहीं करा सकता। कोई भी ज्ञानवापी हो या राम मंदिर में हो, कोई पूजा कराने का, किसी को बंद कराने का अधिकार नहीं है। अभी आप ही कह रहे थे, मैं आपके संबोधन में सुन रहा था, ना जाने बरेली को हल्द्वानी को किसकी नजर लग गई। सवाल यहां किसकी नजर नहीं, किसने नजर लगा दी, यह देखने का काम सरकार को। मैं नहीं कहता कि वहां पे एनक्रोचमेंट था, अगर वहां हाईकोर्ट के थे वो हटना चाहिए था, लेकिन प्रशासन का काम होता है, प्रशासन एक नजर से सबको देखे। और जैसे कि अभी मौलवी साहब कह रहे थे, उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक जरूर रखूंगा कि वहां के मौजूद लोगों को फेथ में ले लेते, जो अच्छे अफसर होते हैं। मैं बरेली को बहुत अच्छी तरह जानता हूं भाई, मतलब बरेली की जड़ पे घुसा हुआ व्यक्ति हूं मैं। बरेली की जो कोतवाली है, जहां आला हजरत आता है, वहां पे अगर इंस्पेक्टर भेजा जाता है तो मैंने देखा इंस्पेक्टर बार बार, एक दो इंस्पेक्टर ऐसे उन्हें रिपीट करते थे, क्योंकि वो सबसे संबंध बनाते थे और कोई भी हंगामा होने नहीं देते थे, क्योंकि कहते हैं आंखों की शर्म होती है। वो सबको आला हजरत के जितने, उन्हें पता था कौन खुरापात कर सकता है, कौन नहीं करता था, उसी को वो करते में हाथ डाल के चलते थे। मगर ये काम हल्द्वानी में नहीं हुआ। हल्द्वानी में ये काम अगर होता और प्रशासनक अगर जरसा मुस्तैदी से काम करता, ये नहीं होता। कोई भी एनक्रोचमेंट हटाने का विरोध नहीं कर रहा है। और इसको गलत मैं मनोज पंडित जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं, जो बात हमारे दोस्त मुफ्ती साहब ने भी कहा और जिसको डिटो किए कर रहे हैं राज बाबू। मैं इस थ्योरी के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ। एक बात कह के मनोज पंडित के पास जाऊंगा, वो उत्तर देंगे कि धामी की सरकार ने क्या किया और तौकीर रजा पर योगी की सरकार क्या करेगी। मुफ्ती साहब, एक चोर पकड़ा गया, क्या उसका पर्चा कट गया, वो थानेदार से बहस कर रहा है, बीड़ी मुंह में लगा के कह रहा पूरे हिंदुस्तान भर के चोर पहले पकड़ के लाओ, एक नजर से सबको देखो, तब हमारा पर्चा काटो। तो उसके कान के नीचे 2 मारना चाहिए तत्काल के नहीं। बाकी पकड़ेंगे लेकिन तुमको कैसे छोड़ देंगे? जिसका अतिक्रमण कोर्ट ने कहा हटाओ, उसका तो पहले हटाएं, फिर हम ये कहेंगे भी पूरे उत्तराखंड के पैमाइश करो तब हमारा गिराना। फिर कोई आगे आ जाएगा, वो कहेगा पूरे भारत का पैमाइश करो, और उससे भी आगे का आदमी आ गया, वो कहेगा पूरे विश्व की पैमाइश करो। इसका कोई अंत नहीं ना। आपकी इमारत अवैध पाई गई अदालत में, बात खत्म हो गई, हटेगी। सुनवाई हुई, आप शामिल हुए, नोटिस हुआ, आप शामिल हुए, आज आपको एतराज हो रहा है, क्यों? नहीं। और मैं उस किस्से में नहीं जाना चाहता मनोज पंडित जी, 1 मिनट लूंगा। मुफ्ती साहब तो बहुत आलिम हैं, सब चीजों को जानते हैं, फिर भी एक किस्सा सुना दूं। औरंगजेब के समय में मुफ्ती साहब, औरंगजेब गया एक बार जामा मस्जिद, तो उसी के आसपास कहीं एक कोई सज्जन बैठे थे चादर बिछा के, और कह रहे थे कि ये मजार है यहाँ फकीर घोड़े शाह की, क्या? और वहां भीड़ लग रही थी, लोग अपना दान दक्षिणा भी चढ़ा रहे थे। औरंगजेब ने कहा ये फकीर कौन है, मैंने तो सुना नहीं। मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा कि भाई इसकी तफ्तीश कराओ, क्या? उनको पकड़वाया और उसका वो करवाया उत्खनन, तो पता लगा घोड़ा दफन था वहां, उन्होंने उसी को मजार में कन्वर्ट कर दिया, माल आने दो, फकीर घोड़े शाह की दरगाह, क्या? औरंगजेब ने उनके कान के नीचे 2 लगाए, बोले बवाल बंद करो, हटाओ इनको। कब्जा नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? फकीर घोड़े शाह कहीं बना दोगे, ये ठीक नहीं भाई ना। मैं तो कह रहा हिंदू मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, सरकारी संपत्ति पर मंदिर क्यों बनेगा और मस्जिद क्यों बनेगी?